हाय गाइस, वेलकम बैक टू ब्लेड लर्नर्स। सो दिस इज आयुष राज एंड आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 2 है, दैट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि किस प्रकार से भारतीय राजनीति का एक दौर था जब केवल एक पार्टी यहाँ पर रूल किया करती थी और उसका डोमिनेंस हुआ करता था। राइट। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि भारत को जब आज़ादी मिली तो उसको नेशन बिल्ड करने में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ये ना केवल भारत के साथ बल्कि विश्व के और भी देशों के साथ ऐसा ही होता है। कोई भी जब नया देश बनता है देन उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती है किस प्रकार से देश का निर्माण किया जाए। और बहुत सारे देशों ने, ज्यादातर देशों ने जिन्होंने आजादी पाई, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी अभी रहने देते हैं। मतलब क्या हो गया, वर्ल्ड की जो न्यू बॉर्न कंट्रीज थी जिनको आजादी मिला, राइट, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी मेमोक्रेसी अभी अपने बस का नहीं है रे बाबा। मतलब क्या, अभी नॉन डेमोक्रेटिक रूल पे ही देश को शासन चलाते हैं, क्योंकि अगर हम अपने देश में डेमोक्रेसी को लेके आएंगे इससे बहुत सारे डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस हैं। ऐसा किन्होंने सोचा? जो बहुत सारे न्यू बॉर्न कंट्रीज थे वर्ल्ड के, उन्होंने ऐसा सोचा कि अभी अगर डेमोक्रेसी दे देंगे, अभी अगर लोगों के हाथों में सत्ता दे देंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, लोगों के हाथ में सत्ता, लोगों के हाथ में पावर। तो अगर हम लोगों के हाथ में अभी पावर दे देंगे तो हो सकता है इससे देश में डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए एंड इन सभी परिस्थितियों में हमारे देश के लिए बेहतर नहीं होगा। अभी जरूरत है नेशनल यूनिटी की, इसलिए अभी डेमोक्रेसी नहीं देते हैं, अभी नॉन डेमोक्रेटिक रूल से ही काम चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए नॉमिनल डेमोक्रेसी दे दो आप। नॉमिनल डेमोक्रेसी मतलब क्या हो गया कि नाम के लिए डेमोक्रेसी दे दो, बेसिकली वहां पर वन पार्टी का लीडरशिप रहेगा। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर नाम के लिए डेमोक्रेसी दे दिया गया, जबकि वो टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप हुआ करता था, क्योंकि वहां पे एक पार्टी रूल किया करती थी, या फिर एक लीडर रूल किया करता था, या फिर वहां पे डायरेक्ट आर्मी का ही रूल चलता था। मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे देशों के सामने ऐसे ही चैलेंजेस आए कि क्या हम तो अब आजाद हो गए, तो क्या हम लोगों को अब डेमोक्रेसी अपनाना चाहिए या फिर दूसरे जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाना चाहिए, डिक्टेटरशिप या फिर आर्मी का रूल, इन सब तरफ जाना चाहिए। तो बहुत सारे देश जो थे वो इन चुनौतियों के सामने उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग अभी नॉन डेमोक्रेटिक रूल से ही देश चलाते हैं, अभी हम लोग डेमोक्रेसी नहीं देंगे तो ही ज्यादा बेहतर है। लेकिन वही चीज है, चुनौतियों से कुछ लोग हार जाते हैं, लेकिन कुछ लोग चुनौतियों को हरा देते हैं। और यही भारत के साथ हुआ। भारत ने कहा कि हमारे देश का इतिहास ही रहा है, हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट का इतिहास ही रहा है कि हम लोग हमेशा से डेमोक्रेसी ही चाह रहे थे, और अभी हम आजाद हुए और अगर हम अभी डेमोक्रेसी नहीं देंगे तो फिर तो ये गलत बात हो जाएगी। राइट। मतलब क्या, हम लोग हमेशा से डेमोक्रेसी के आइडिया के लिए कमिटेड थे, और अब जब हम आजाद हो गए हैं, अब एक न्यू बॉर्न इंडिया है, तो इसको भी हम लोग डेमोक्रेसी के रास्ते पे ही चलाएंगे। ये चीज है। तो बाकी सारे देश जिनके सामने चुनौतियां आई नेशन बिल्ड करने की, वो लोग दूसरे तरफ चले गए, डेमोक्रेसी का सहारा उन्होंने नहीं लिया। लेकिन भारत हमेशा से, क्योंकि डेमोक्रेसी की पैरवी कर रहा था, भारत हमेशा से नेशनलिस्ट मूवमेंट में इस बात के लिए आवाज उठा रहा था, इस बात के लिए स्ट्रगल कर रहा था कि वी वांट डेमोक्रेसी। देन अब जब भारत के पास सत्ता आई है, भारत के पास पावर आया है इंडिपेंडेंस के बाद, देन भारत ने डेमोक्रेसी को ही अडॉप्ट किया। राइट। हालांकि डेमोक्रेसी में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, डेमोक्रेसी को ऐसे अपना लेना ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था भारत के लिए। राइट। एंड बहुत बड़ा टास्क था इंडिया के लिए। राइट। लेकिन इंडिया ने उस टास्क को, उस चुनौती को स्वीकार किया और अपने देश में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने का सोचा। राइट। उस समय क्या स्थिति थी इसके बारे में समझ लेते हैं कि भारत में किस प्रकार का शासन चल रहा था। देखिए, उस समय भारत में संविधान तो बन गया था। संविधान बन के कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। इस तारीख को संविधान बन के तैयार हो गया था एंड 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा इन्फोर्स हो गया। राइट। संविधान कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 को एंड ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। इसके बारे में कुछ चीजें समझ लीजिए। देखिए, हमारे यहाँ पे ना, हमारे इंडिया में सेकेंड कैबिनेट मिशन प्लान आया था। राइट। सेकेंड कैबिनेट मिशन प्लान, एंड इसके द्वारा क्या किया गया, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना करी गई। मतलब क्या हुआ
एक सभा बनाया गया जिसको संविधान सभा कहते हैं, ये आपने पढ़ भी रखा होगा। संविधान सभा का गठन किया गया जिसको ये काम दिया गया कि भारत का संविधान बनाया जाए, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, एंड इसके बाद ये 9 दिसंबर 1946 से ये कार्य शुरू हुआ, एंड फाइनली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का कार्य था ये 26 नवंबर 1949 को खत्म हो गया। मतलब हम लोगों को 2 साल 11 महीने 2 years 11 months एंड 18 डेज लगे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में। और आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड इसके बाद क्या हुआ कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को ही हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं, इसलिए क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और अब अगर आप प्रियम्बल भी देखोगे तो प्रियम्बल में भी डेट जो लिखा हुआ है वो 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ है, क्योंकि इसी दिन बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 तक के लिए रोक दिया गया। क्यों रोका गया, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि 26 जनवरी हम लोगों के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही ज्यादा महत्व का दिन था, हम लोगों के दिल के बहुत करीब था। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही हम लोगों ने सबसे पहली बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। आपको पता होगा कि लाहौर सेशन हुआ था। लाहौर सेशन हालांकि 1929 से स्टार्ट हुआ था, और उसमें ये घोषणा करी गई कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या करेंगे, 26 जनवरी 1930 से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अर्थात ये एक सिंबॉलिक तरीका था, क्योंकि हम लोग तो आजाद नहीं होते, लेकिन 1930 से लेकर 1947 तक जब सही में आजाद हो गए तब तक हम लोग 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। राइट, सो ये तारीख हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस तारीख को महत्व देने के लिए क्या करते हैं कि 26 नवंबर 1949 को तो संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसको 2 महीने के लिए रोक देते हैं, एंड उसको इन्फोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 से। और इस कारण से हम लोग इस तारीख से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। राइट, लेकिन 26 जनवरी को आज हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन आजादी से पहले ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में ये डेट सेलिब्रेट किया जाता था। एनी अब हमारा संविधान बनके तैयार था। अब ये जरूरत थी कि इंटरिम गवर्नमेंट के जगह पे अब इलेक्टेड गवर्नमेंट आना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि जब तक संविधान नहीं बना था तब तक भारत में रूल किनका चल रहा था, अंग्रेज तो चले गए 1947 में, अब रूल किनका चल रहा था, इंटरिम गवर्नमेंट मतलब अंतरिम सरकार। अर्थात जब तक नई सरकार नहीं चुनी जाती है, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक एक अंतरिम सरकार होगी जो कि इस देश का काम कर देगा। ऐसा तो आप सोच नहीं ना सकते हो कि मतलब ऐसी कोई स्थिति तो नहीं होगी कि अंग्रेज चले गए 1947 में और संविधान अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर कौन रूल करेगा। तब तो कैओस की सिचुएशन बन जाएगी कि अगर देश में कोई शासन व्यवस्था नहीं रहेगा, देश में कोई डिसीजन लेने वाला नहीं रहेगा। इसलिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया और वही शासन व्यवस्था देख रही। लेकिन हम लोगों ने क्योंकि डेमोक्रेसी का रास्ता अख्तियार किया था, तो जरूरत था कि डेमोक्रेसी के तहत सबसे पहली बार इलेक्शन करवाया जाए। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो व्यवस्था करी गई थी कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा और जहां पर सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, अब वही चीजें रियलाइज करने की जरूरत थी। इट मीन्स फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को चुनने की बारी आ चुकी थी। राइट, मतलब अब इंटरिम गवर्नमेंट की जगह पे एक चुनी हुई सरकार आनी चाहिए थी। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पूरा प्रोसीजर तो पूरा दे दिया, पूरा मशीनरी डिस्कस कर दिया है, मशीनरी को बता दिया कि इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन बनेगा, एंड इसका काम होगा कि फ्री फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए। राइट, लेकिन अब इस पूरे थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने की जरूरत थी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पूरा थ्योरी लिखा है कि इलेक्शन इस प्रकार से होगा, ये इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, ये प्रोसीजर होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाने के लिए अब जरूरत थी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया। कब किया गया? जनवरी 1950 में। और जो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए वो सुकुमार सिंह। आप लोग कमेंट में जरूर मुझे बताएं कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के। एनीवे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनाए गए? सुकुमार सेन। और उन्होंने सोचा कि अब देश में इलेक्शन करवाया जाए, और उनको लग रहा था कि ये बहुत ही आसान सा टास्क होगा, उतना ज्यादा मेहनत टास्क नहीं होगा, और उन्होंने सोचा था कि 1950 में ही इलेक्शन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। लेकिन जब ग्राउंड पे बात आई, जब इलेक्शन करवाने की बात आई, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन के लिए सच में ये आसान काम नहीं था, बिकॉज इंडिया जैसे बड़े से देश में इलेक्शन कंडक्ट करवाना, और वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना, एक बहुत बड़ा टास्क था। बिकॉज इंडिया एक अपने आप में एक बहुत विशालकाय देश है। हमारा प्यारा भारत कितना बड़ा है, राइट?
एंड उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है बिकॉज हम लोगों ने डेमोक्रेटिक पाथ अख्तियार किया है, डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे एस्टैब्लिश करना है। और डेमोक्रेसी की जो नींव होती है वही फ्री एंड फेयर इलेक्शन होती है। कोई देश कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोले कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बट वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, देन आप उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहोगे। बिकॉज डेमोक्रेसी की वेरी स्पिरिट होती है, डेमोक्रेसी की आत्मा होती है, डेमोक्रेसी की जो नींव होती है वही होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, राइट। एंड इंडिया जैसे बड़े देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना एक बहुत बड़ा टास्क था। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले क्या करना था, इंडिया को अलग अलग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करने थे, आई मीन उसमें बाउंड्रीज डिमार्केट करना था। क्योंकि आप जानते हो कि ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है, इलेक्शन कराने के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 9th में, क्लास 10th में, राइट। कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, क्या होता है, ये चुनाव क्षेत्र होते हैं, क्योंकि आप स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज तो इलेक्शन नहीं करवा सकते हो। तो इस प्रकार से चुनाव क्षेत्र बनाए जाते हैं जहां की पॉपुलेशन हर एक जगह पे, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एक समान, राइट। जैसे मान लीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख है, तो उसमें से एक एमपी चुन के जाएंगे, चुनाव होगा और एक एमपी चुन के जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बनाया जाता है उसकी भी पॉपुलेशन साइज 1 लाख रखने की कोशिश करी जाती है और वहां से फिर एक एमपी चुन के जाएंगे। मतलब क्या हो गया, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस प्रकार से डिमार्केट किए जाते हैं, उनकी बाउंड्री इस प्रकार से बनाई जाती है जिससे उनका जो पॉपुलेशन साइज हो वो इक्वल हो, ताकि उसमें से रिप्रेजेंटेशन जो निकल के आए वो भी प्रोपोर्शनेट हो, वो भी उनके हिसाब से, राइट। तो सबसे पहले भारत देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटना ये एक बहुत बड़ा टास्क था। और इस टास्क को हम लोग क्या कहते हैं, इस टास्क को कहा जाता है डिलिमिटेशन, राइट। और इवन कि इंडिया में डिलिमिटेशन कमीशन भी है, जिसका कार्य ही यही होता है कि भारत को जो चुनाव करवाने हैं, भारत में जो चुनाव होगा तो उसके लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाए जाए, अलग अलग बाउंड्रीज डिफाइन किया जाए, राइट। एंड दूसरा टास्क था इलेक्शन कमीशन के पास, बहुत बड़ा टास्क, दैट इज इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना। इट मीन्स वोटर्स लिस्ट। ये जो वोटर्स लिस्ट होता है, बेसिकली इसमें एक लिस्ट होता है जिसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं वोट करने के लिए, उनका नाम होता है, राइट। तो ये प्रिपेयर करना बहुत बड़ी एक चुनौती थी इलेक्शन कमीशन के सामने। और आप चुनौती देख ही सकते हो, यहाँ पे एक वाक्य से इसको समझाया गया है। जब पहला ड्राफ्ट, आई मीन जो पहला रोल पब्लिश हुआ, ड्राफ्ट ऑफ इलेक्टोरल रोल, उसमें ये देखा गया, ये पाया गया कि करीब करीब 40 लाख जो ऐसी महिलाएं हैं उनका नाम, बेसिकली उनका नाम ही नहीं है, उनके जगह पे ये लिखा हुआ है कि वो फला की वाइफ है या फला की डॉटर है। मतलब क्या, उनका नाम नहीं है, वो किसी और व्यक्ति, किसी जो उनके परिवार के मेल है उनकी वो डॉटर एंड उनकी वो वाइफ है, इस तरीके से उनका नाम लिखा हुआ था। जैसे मान लीजिए इमरती देवी है, तो इमरती देवी नहीं लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि झुन्नू लाल की पत्नी, राइट। इस प्रकार से चीजें लिखी गई थी और इनकी संख्या 40 लाख थी। सोच सकते हो कितनी बड़ी आबादी जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है ही नहीं, बेसिकली उनका नाम एज अ वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ करके लिखा गया। इलेक्शन कमीशन और बेसिकली इलेक्शन कमिश्नर जो उस समय थे सुकुमार सेन, वो इस बात से बहुत नाराज हुए और उन्होंने वापस से ऑर्डर दिया कि वापस से रिवाइज करके आओ, और अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर उनके नाम को डिलीट कर दो, राइट। तो देख सकते हो कि इलेक्टोरल रोल तैयार कराना, वोटर लिस्ट तैयार करा, अपने आप में एक बहुत बड़ा टफ टास्क। फिर पहला जनरल इलेक्शन करवाना है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि पूरी दुनिया में आज तक इतने बड़े स्केल पर इलेक्शन नहीं हुआ था, इतने बड़े स्केल पे आज तक पूरी दुनिया में इलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि इस बार 17 करोड़ लोग वोट करने वाले थे। और किनके लिए, 3200 एमएलए के लिए। मतलब क्या, स्टेट के जो एमएलए होते हैं ना, विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो कितने थे, 3200 सीट्स थे। एंड लोकसभा में कितने सीट्स थे, 489। उस समय 489 सीट्स हुआ करते थे लोकसभा के। तो इतने लोगों के लिए, इतने रिप्रेजेंटेटिव के लिए लोग चुनाव करने वाले थे, ये अपने आप में वर्ल्ड में सबसे पहली बार होने जा रहा था। और सबसे ज्यादा चुनौती इसलिए थी क्योंकि इसमें से केवल जो जितने भी वोटर्स है, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स है, उसमें से केवल 15% लोग पढ़े लिखे। इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाना, उनके साथ इलेक्शन कंडक्ट करवाना, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा टफ टास्क। इस सब के लिए इलेक्शन कमीशन ने करीब 3 लाख ऑफिसर को ट्रेन किया, पोलिंग स्टाफ को ट्रेन किया, ताकि इलेक्शन करवाया जा सके। बेसिकली इलेक्शन करवाते वक्त क्या होता था कि एक बैलेट बॉक्स होता था, जो मैं आगे आपको स्लाइड में दिखाऊंगा। उस बॉक्स में पर्ची डालनी होती थी।
राइट। लेकिन बहुत सारे लोग क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि केवल 15% आबादी जो है वो पढ़ी लिखी है, तो उनके लिए क्या किया जाता था कि वो तो नाम नहीं पढ़ पाएंगे कि किस कैंडिडेट को वोट देना है, राइट। उनके लिए क्या किया जाता था, जो चिन्ह होता था, राइट, जो इलेक्शन जो पार्टी का सिंबल होता है ना, वो चिन्ह बैलेट बॉक्स पे छाप दिया जाता था, राइट, ताकि नाम तो पढ़ के नहीं, बेसिकली उनका चेहरा देख के, उस सिंबल को देख के, उसको देखकर ही वोट करे वो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ही टास्क था, बहुत बड़ा ही टास्क इलेक्शन कमीशन ने ले रखा था। और उस समय तक ऐसा माना जाता था कि जो डेमोक्रेसी है ना, वो गरीब देशों में या ऐसे देश जो कि इलिटरेट है, वहां पर नहीं प्रैक्टिस करी जा सकती, वहां पर इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि उस समय तक डेमोक्रेसी केवल केवल प्रॉस्पेरस कंट्रीज में ही एग्जिस्ट किया करते थे। जनरली जो यूरोप के कंट्रीज थे या नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज थे, वहीं पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी, जहां की ज्यादातर आबादी पढ़े लिखी होती थी। और इंडिया उसमें से सबसे पहला देश दुनिया का ऐसा बना। ये याद रखिएगा ये लाइन, और बहुत गर्व करने वाली बात ये है कि इंडिया दुनिया का सबसे पहला देश था जिसने यूनिवर्सल एडल्ट सफराज दिया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इट मीन्स इंडिया में जितने भी एडल्ट थे उन सभी लोगों को वोटिंग राइट दिया गया। बिकॉज आपने अगर पढ़ रखा होगा पुराने एक्सरसाइज में या पुराने क्लासेस में, तो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जैसे आपने पढ़ रखा होगा, वहां पे भी शुरुआत में लिमिटेड फ्रेंचाइज दिए गए। इट मीन्स कि जो धनी लोग हैं उन लोगों को ही केवल वोटिंग राइट्स दिए गए। फिर अमेरिका का एग्जांपल पढ़ोगे तो वहां पर भी शुरू में लिमिटेड वोटिंग राइट्स दिए गए थे। वो तो काफी जाके 20th सेंचुरी के मिड में जाकर अमेरिका अपने यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देता है, महिलाओं को वोटिंग राइट देता है, या फिर गरीब लोगों को वोटिंग राइट देता है। मतलब क्या, विश्व के कई देश ऐसे थे, ज्यादातर देश ऐसे थे जहां पर शुरुआत में ही एक साथ में ही सभी को वोटिंग राइट नहीं दे दिया गया। इट मीन शुरू किया जाता था कि जो अमीर लोग हैं ना केवल वही वोटिंग राइट देंगे, फिर कुछ 100-50 साल बाद ऐसा होता था कि नहीं नहीं गरीब लोग भी वोट देंगे, फिर कुछ सालों बाद ऐसा होता था नहीं महिलाएं भी अब वोट देंगी। तो इस प्रकार से चीजें चली। लेकिन इंडिया में क्या हुआ, शुरू से ही जैसे ही हम लोग आजाद हुए और हमारे हमारे यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया, उसमें ही सभी को बोला गया कि जितने भी एडल्ट हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी वोट कर सकते हैं यहाँ पर। यूनिवर्सल वर्ड इसलिए यूज किया गया, राइट। तो दो चीजें, दो चुनौतियां इस समय, क्योंकि कोई और उदाहरण नहीं था कि एक गरीब देश जहां पर ज्यादातर आबादी करीब 85% आबादी जो कि इलिटरेट है, वहां पर इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए, वहां पर डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करी जाए। क्योंकि उस समय तक डेमोक्रेसी केवल धनी देशों में ही प्रैक्टिस करवाया जाता था या प्रैक्टिस होता था, जैसे यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में जहाँ की ज्यादातर आबादी इलिटरेट हुआ करती। तो बहुत सारे ऐसे लोग, चाहे वो इंडिया के हो, इंडिया के बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे जो प्रबुद्ध जन थे, या फिर विदेश के जो लोग हैं, वो लोग इस बात के लिए बहुत ही संशय भरी निगाहों से देख रहे थे कि क्या होगा इंडिया में। और वो तो ये भी कह रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू एक डेमोक्रेसी को फेल होते हुए देखेंगे कि किस प्रकार से यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जो दिया जा रहा है, इससे देश की जनता सही रास्ते पर नहीं जाएगी और ऐसे लोगों को चुन के लाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इलिटरेट, राइट। तो वो लोग इस बात पे संशय कर रहे थे कि भारत ने जो यूनिवर्सल डेथ फ्रेंचाइज दिया वो सही नहीं करा है, ये स्टेप सही नहीं, तो इसलिए वो संशय कर रहे थे या उन पे प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा था। लेकिन फाइनली फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला जनरल इलेक्शन था कंडक्ट करवाया जाता है। इलेक्शन तो शुरुआत में ही सोचा गया था कि 1950 में ही हो जाएगा, लेकिन 2 बार इसको पोस्टपोन करना पड़ा एंड फाइनली अक्टूबर 1951 से स्टार्ट होता है एंड फरवरी 1952 को ये समाप्त होता है। ज्यादातर जो इलेक्शन थे वो फरवरी 1952 तक, फरवरी 1952 में ही खत्म होते हैं, राइट। अक्टूबर 1951 में कुछ एक जगह से शुरुआत हुआ था, लेकिन ज्यादातर जो इसका मेजर पोर्शन है वो 1952 में हुआ था। इसलिए हम लोग जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 भी इसको कहते हैं, ठीक है। मतलब 1952 का इलेक्शन इसको कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर पोर्शन इसका 1952 में हुआ था। करीब करीब 6 महीनों का समय लग गया कैंपेन करने में। लोग कैंपेन करते थे, जो लीडर्स होते थे वो कैंपेन करते थे, फिर इलेक्शन के लिए वोटिंग करवाई गई, फिर काउंटिंग हुआ। तो पूरा टाइम पीरियड कितना लगा, 6 मंथ। और इसमें लोगों ने भी काफी पार्टिसिपेट किया, इवन कि 50% से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वोटिंग का जो टर्न आउट रेट था वो 50% ज्यादा था, और हर एक सीट पे ऑन एन एवरेज 4 कैंडिडेट से ज्यादा लोग खड़े थे। कंटेस्ट करने वाले लोग भी काफी ज्यादा थे और वोट देने वाले लोग भी काफी ज्यादा थे। एंड जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए, रिजल्ट जब अनाउंस हुए, तो सभी लोगों ने, इवन की हारने वाले लोगों ने भी और जीतने वाले लोगों ने भी, सभी एक्सेप्ट किया, सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया। बेसिकली जैसे आप क्रिकेट मैच खेलते हो या कोई भी मैच खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, तब आप अगर हार जाते हो तो क्यों एक्सेप्ट करते हो अपनी हार को? क्योंकि आपको पता होता है कि नहीं, मैं सही में हारा हूं,
क्योंकि आपको पता होता है ये जो मैच हुआ है ये फ्री एंड फेयर हुआ है, मतलब क्या सब चीजें सही ढंग से हुई, तब आप हार एक्सेप्ट करते हो। अगर मान लो कि उस गेम में चीटिंग हुई रहती तो आप हार जाते, तो आप एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। तो यहाँ पर लोगों ने एक्सेप्ट किया, लोगों ने अपनी हार को एक्सेप्ट किया। ये इस बात का सूचक है कि वो जो इलेक्शन हुआ था वो काफी ज्यादा फ्री एंड फेयर मैनर में हुआ था, मतलब किन्हीं को उस बात पे दो राय नहीं थी या किन्हीं को उस पर शक नहीं था कि यहाँ पे इलेक्शन में कुछ मिस कंडक्ट करवाया गया, यहाँ पर कुछ फॉर्जरी करी गई, ऐसा कोई लोगों में संशय नहीं था, राइट। एंड फाइनली इस इंडियन एक्सपेरिमेंट ने, मतलब इस इलेक्शन ने पूरी दुनिया के जो भी क्रिटिक्स थे, चाहे वो इंडिया के लोग थे, इंडिया के जो न्यूज़पेपर हैं, या वर्ल्ड के जो भी लीडर्स या दूसरे लोग जो ये सवाल उठा रहे थे कि भारत यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देखिए बहुत बड़ी गलती कर रहा है, उन सब के मुंह पर एक ताला लग गया। एंड अब ये प्रूफ हो चुका था कि एक देश जो कि पॉवर्टी से जूझ रहा है, एक देश जहां पर एजुकेशन नहीं है, जहां की ज्यादातर आबादी अभी भी अशिक्षित है, निरक्षर है, उस देश में भी इलेक्शन कंडक्ट करवाया जा सकता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन कंडक्ट करवाया जा सकता है, उस देश में भी डेमोक्रेसी आ सकती है। एंड इट प्रूव दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब क्या, पहले जो ये लोग हाइपोथेसिस लेके चल रहे थे कि डेमोक्रेसी केवल केवल प्रॉस्परस कंट्री में ही प्रिवेल कर सकता है, वहीं पर चीजें हो सकती है, नहीं, इंडिया के इलेक्शन ने उन सबको धता बता दिया एंड उन सबको एक जोरदार जवाब दिया, राइट। सो क्योंकि आप इन पिक्चर से देख सकते हो कि लोगों में उत्साह किस प्रकार का था। और ये जो पिक्चर है, नीचे वाला जो पिक्चर है, उस पिक्चर को देखो आप, ये वर्ल्ड में पहली बार हो रहा था कि कोई देश अपने यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे रहा है और महिलाओं को सबसे पहली बार में ये अनुमति दे रहा है कि आप वोट कर सकते हो। ये चीज देख रहे हो, इस जज्बे से लगता है कि हाँ, हमारे देश में या कहीं पर भी दुनिया में डेमोक्रेसी जिंदा है। और पहले पिक्चर से भी, ऊपर वाले पिक्चर से आप देखो कि ये फर्स्ट इलेक्शंस के पिक्चर है, या राइट, जो 1952 का फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था उसका ये पिक्चर है। किस प्रकार से एक वृद्ध जन है, राइट, वो भी आए हैं वोट करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि डेमोक्रेसी में हमारी बातें सुनी जाएंगी, हम जो वोट करेंगे उससे हमारी देश की शासन व्यवस्था सुदृढ़ होगी और हमारे पास पावर है, हमारे पास अब पावर आ गया है कि हम सरकार चुनेंगे। वो जो अंग्रेजों का शासन था, सोच सकते हो कितनी इमोशनल चीजें हैं, या इमोशनल उस समय की स्थितियां। अभी हमारे लिए आसान लगता है कि हम लोग जाके वोट दे देते हैं, राइट, लेकिन उस समय के लिए कितनी बड़ी जीत थी, कितनी बड़ी ये कह सकते हो कि मूवमेंट था, कितना बड़ा मूवमेंट था, क्योंकि एक समय से, 100 साल से या उससे भी ज्यादा समय से अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे ऑटोक्रेटिक रूप से, और वो शासन, वो समय, वो खत्म हो गया है और शासन हमारे हाथों में आ गया है। अब हम चुनेंगे सत्ता, हम चुनेंगे पावर की कौन हमारे ऊपर रूल करेगा, राइट। वोटिंग के मेथड लेकिन समय समय पर चेंज होते चले गए। पहले क्या होता था, बैलेट बॉक्स होता था, राइट, बॉक्स बनाए गए थे, और इस बॉक्स में क्या होता था कि लोग पर्ची गिराते थे, ठीक है, ये चीज हुआ करती थी। और पहले जो 2 इलेक्शंस हुए ना, फर्स्ट 2 इलेक्शंस, उसमें क्या होता था कि लोग ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते थे, राइट, तो उनके लिए क्या होता था, बैलेट बॉक्स रखा जाता था हर एक पोलिंग बूथ पे, एंड उसमें क्या करते थे वो लोग, पर्ची गिराते थे और पर्ची खाली होती थी, राइट, पर्ची खाली होती थी, खाली पर्ची गिराते थे। लेकिन आफ्टर थर्ड इलेक्शन, आई मीन थर्ड इलेक्शन के बाद से क्या करवाया गया कि पर्ची इस प्रकार से बनाई जाती थी, राइट, पर्ची इस प्रकार से बनाई जाती थी कि सभी के नाम यहाँ पे लिखे होते थे, 1 2 3 4 करके कैंडिडेट्स के नाम लिखे रहते थे, और लोग क्या करते थे, ठप्पा लगाते थे। जैसे मान लीजिए उनको एक कैंडिडेट को वोट देना है तो वो एक मोहर लेते थे और इस पे यहाँ पे ठप्पा लगा देते थे इसके नाम के सामने, या फिर अगर उनको बी को देना है तो बी के नाम के आगे वो ठप्पा लगा देते थे, और उसके बाद बैलेट बॉक्स में उस पर्ची को गिरा देते थे, एंड देन काउंटिंग हुआ करती थी एंड चीजें होती थी। लेकिन बाद में ईवीएम आया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई, राइट, तो उसके बाद इससे इलेक्शन होने लगा। एंड पहली बार लोकसभा के इलेक्शन में 2004 से फुल फ्लेजेस लोकसभा के इलेक्शन में ईवीएम का यूज किया जाने लगा। देन अभी के समय में तो आप हालांकि आप लोग तो वोट देने नहीं गए होगे, राइट, लेकिन आप पता करोगे तो आप ईवीएम के साथ वीवीपैट भी होता है। वीवीपैट एक मशीन होती है जिसमें क्या होता है ना कि आप वोट करोगे ना, जिनको भी आप वोट करोगे, यहाँ पे बेसिकली ईवीएम में क्या होता है ना कि यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम लिखा होता है एंड यहाँ पर एक बटन होता है और इसको आपको दबाना रहता है, जिसको भी आप दबा दोगे देन उनको उनको वोट चला जाएगा, राइट। लेकिन इस वीवीपैट मशीन के आने के बाद क्या हुआ कि जिसको भी आप वोट करोगे, जैसे मान लीजिए आपने सी नंबर वाले कैंडिडेट को वोट किया है, राइट, तो इस वीवीपैट में आपको दिखेगा, यहाँ पे पर्ची निकलेगी, एक यहाँ पे पर्ची रसीद टाइप का जैसे होता है ना, रिसीट जैसे कोई भी खरीदारी करते हैं तो रिसीट जो निकलता है वैसे टाइप का एक रसीद यहाँ पे प्रिंट होगी, और इसमें आपको दिखेगा, यहाँ पे एक ग्लास लगा रहता है और इसके पीछे आपको दिखेगा पर्ची में कि आपने किसको वोट दिया है, राइट। लेकिन ये पर्ची आपको मिलेगी नहीं, बेसिकली इसी बॉक्स में गिर जाती है चीजें, ये 7 सेकेंड्स के लिए ये अपेयर होता है,
तो आप कंफर्म कर सकते हो कि आपने जिस बटन पे प्रेस किया है उस व्यक्ति को वोट किया है या नहीं। ये वीवीपैट होता है। आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट। एंड आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी दूं, ये जो बैलेट बॉक्स है ना, तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब कंडक्ट करवाया गया था 1952 का, तो उसका जो बैलेट बॉक्स है वो गोदरेज कंपनी ने बनाया था, राइट। तो तब से देश की सेवा में लगी हुई। एंड क्योंकि आप ब्लेड लर्नर के अर्डन लर्नर हो, देन आपके लिए बोनस तो आना ही चाहिए। इंडियाज फर्स्ट वोटर श्याम सरन नेगी इंडिया के सबसे पहले वोटर है। इंडिपेंडेंट इंडिया में जब सबसे पहली बार इलेक्शन हुआ था तो इन्होंने सबसे पहला वोट गिराया था और आज भी ये जीवित, राइट। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुआ था इलेक्शन और ये कंडक्ट हुआ था फरवरी 1952 को। तो ये अक्टूबर जब कंडक्ट करवाया गया था ना, क्यों कंडक्ट करवाया था? बिकॉज कुछ ऐसे एरियाज थे, जैसे हिमाचल वाला जो एरिया था ना, उसमें अब बर्फ गिरने वाली थी, वहां पे ठंड आने वाली थी, तो उस समय वहां पर इलेक्शन कराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है या असंभव हो जाता है। इस कारण से वहां पर इलेक्शन थोड़ा सा पहले करवा दिए गए, राइट। देख रहे हो आप, अक्टूबर में ये स्टार्ट करवा दिए गए थे। और क्योंकि ये जो श्याम सरन नेगी जी हैं, क्योंकि ये स्कूल टीचर थे और इनको भी इलेक्शन ड्यूटी में लगाया गया था, तो इन्होंने सुबह सुबह सोचा कि जाकर सबसे पहले वोट दे देता हूँ, उसके बाद इलेक्शन ड्यूटी में चला जाऊंगा। एंड ये सुबह में 7 बजे उठते हैं और इलेक्शन के लिए पहुंच जाते हैं। तब उनको बताया गया कि इस पूरे एरिया में आप सबसे पहले व्यक्ति हो जो कि आप वोट दे रहे हो। और उसके बाद से ये रिकॉर्ड बन गया कि इंडिया के जो पहले वोटर हैं वो श्याम सरन नेगी हैं और आज तक जीवित है ये, राइट। इन्होंने बहुत सारे इलेक्शन में वोट किया है। इवन की जब भी अब ये वोट करने जाते हैं, इनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलग से व्यवस्था करवाता है। इनको बहुत सारे एक जुलूस में एक पूरे रैली निकाल के इनको ले जाया जाता है वोट करवाने के लिए। तो ये चीजें होती है, राइट। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। तो फिर इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन कंडक्ट करवा लिया गया। उसके बाद रिजल्ट की बारी आई। तो ये सबको पता था कि कौन जीतने वाला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस चुनाव को जीतती है अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत किया था, कैरिस्मेटिक लीडर उस समय, काफी जगह जगह पे जाके उन्होंने भाषण दिया था, रैली करी थी, कैंपेनिंग करी थी। और इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस काफी बड़े अंतर से जीतता है, राइट। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही उस समय पार्टी थी जो कि स्वतंत्रता संग्राम में इन लोगों का काफी ज्यादा, आई मीन आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में कि इनका कितना ज्यादा उसमें, इनकी कितनी ज्यादा भूमिका थी उसमें। और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी एओ ह्यूम के नेतृत्व में। एंड देन उसके बाद से अकेली उस समय ऐसी पार्टी थी जिसका पूरा, आई मीन जिसके जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये पूरे इंडिया में फैला हुआ था। जगह जगह पे इसके ऑफिसेज थे, पार्टी ऑफिसेज थे, मतलब इनका रीच पूरे ऑल ओवर इंडिया था, पैन इंडिया था, राइट। तो इनका जितना उस समय आई मीन बहुत ही लाजमी था, राइट। एंड इस पार्टी ने उस समय इलेक्शन कितने हुए, इलेक्शन कितने सीट के लिए होते लोकसभा में? 489 सीट्स के लिए। और उसमें से 364 मैसिव विक्ट्री स्वीप कर दिया था। मतलब पूरी तरह से जो जीत है वो एक तरफा बनाते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस 364 सीट्स पर विजय हुई थी, राइट। एंड देखो आप कि सेकंड नंबर पे कौन सी पार्टी आई है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, जिसको केवल 16 सीट्स मिले हैं। सोच सकते हो अंदर कितना बड़ा, 489, 489 सीट्स हैं लोकसभा के, उसमें से 364 केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड दूसरे नंबर की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको केवल 16 सीट्स मिले, राइट। और उसी समय लोकसभा का और स्टेट असेंबली का इलेक्शन साथ में हुआ। तो पहले स्टेट असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन साथ में हुआ करते थे। अब आप देख सकते हो ना कि लोकसभा के इलेक्शन कभी और होता है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होता है, राइट। लेकिन उस समय जब पहली बार इलेक्शन हुआ था तो कई सालों तक लोकसभा और स्टेट असेंबली का इलेक्शन साथ में होता था, लेकिन बाद में फिर टाइमिंग में कुछ कुछ गड़बड़ियां होनी शुरू हो गई, देन अलग अलग होता है। हालांकि अभी भी बात उठती है कि दोनों का इलेक्शन साथ में करवाया जाए। एनीवे, लोकसभा के इलेक्शन में तो मैसिव विक्ट्री इंडियन नेशनल कांग्रेस की, राइट। स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था, मतलब राज्यों की विधानसभा के लिए जब इलेक्शन हुआ, उसमें भी कांग्रेस ने सभी राज्यों में केवल ट्रावनकोर, कोचीन, मद्रास और उड़ीसा में कांग्रेस को पूरा मेजोरिटी नहीं मिला। और ट्रावनकोर कोचीन की अगर बात करें तो ये अभी का केरला है। बेसिकली ट्रावनकोर कोचीन नाम का स्टेट था, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने आपको पिछले लेसन में बता चुका हूं कि मैंने आपको बता रखा है कि 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, जिसके बाद 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। तो उसी में फिर केरला बनाया गया था, राइट। ट्रावनकोर कोचीन को मिला के आई मीन केरला बना था। तो ट्रावनकोर कोचीन में ही केवल कांग्रेस को मेजोरिटी सीट नहीं मिली थी, अदरवाइज सभी स्टेट में कांग्रेस मैसिव विक्ट्री के साथ मेजोरिटी उनको मिला था, राइट। मद्रास में और उड़ीसा में भी ऐसी चीजें हुई थी, ट्रावनकोर, कोचीन, मद्रास, उड़ीसा। लेकिन इन स्टेट्स में भी, इन तीनों स्टेट्स में भी
कांग्रेस ने सरकार बना ली। उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट जो होता है, जब एक पार्टी को किसी एक पार्टी को ज्यादा मेजोरिटी नहीं मिल पाता है, इतने सीट्स नहीं मिल पाते कि वो सरकार बनाने के लिए काबिल हो, देन वो दूसरे पार्टीज के साथ भी कोलैबोरेट करके, उनके साथ कोलिशन करके वो सरकार बना सकती है, राइट। तो यहाँ पर यही हुआ कि ट्रावनकोर, कोचीन, मद्रास और उड़ीसा में भी कांग्रेस पार्टी ने सरकार बना लिया, राइट। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप चीजें समझो। मतलब क्या, पूरे लोकसभा इलेक्शन में यही जीते हैं, स्टेट असेंबलीज इलेक्शन में भी यही जीते हैं। मतलब क्या, पूरे देश पर इन्हीं की सरकार है, मतलब नेशनल लेवल पे भी इन्हीं की सरकार है और स्टेट लेवल पे भी इन्हीं की सरकार है। एंड जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन जाते हैं। एंड पहला जो जनरल इलेक्शन था, इसको कांग्रेस ने पूरी तरह से स्वीप कर लिया। एंड आप डेटा देख सकते हो, इन चीजों को आप देखो यहाँ पर, राइट। यहाँ पर ये पहला जनरल इलेक्शन का रिजल्ट है, राइट, जिसमें से आप देख सकते हो कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको 364 सीट्स मिले हुए हैं, राइट। और 89 सीट्स में से 364 सीट्स मिले हुए हैं। उसके बाद 16 सीट के साथ सेकंड नंबर पे आती है कौन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चीजें आप देख रहे हो, इंडिया का जो नक्शा है, हमारा प्यारा भारत, उसमें से जो ये कलर दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर, तो सारे स्टेट्स में स्टेट असेंबली का फिर ये इलेक्शन है, ठीक है। स्टेट असेंबली का जो रिजल्ट है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे चीजें कुछ इस प्रकार की, राइट। सो मतलब क्या हो, फर्स्ट जनरल इलेक्शन पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी, लोकसभा में भी और राज्यों की जो विधानसभा इलेक्शन है उसमें भी ये जीत जाती है। केवल जो 3 स्टेट बचा हुआ था, कौन, ट्रावनकोर, कोचीन, मद्रास और ओडिशा, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने मिलकर गठबंधन सरकार बना लिया। फिर सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शन की अगर बात करें, सेकंड जनरल इलेक्शन कब होगा, आप जोड़ लो, 1952 में सबसे फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, तो 5 साल सरकार चलेगी, देन 1957 में, एंड देन थर्ड इलेक्शन हुआ था 1962 में। इन दोनों जनरल इलेक्शन में भी कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन से जीती है और 3/4 सीट ये जीत लेती है, राइट। और कोई भी ऑपोजिशन पार्टी, एक भी ऑपोजिशन पार्टी ऐसी नहीं थी जो कि जितने कांग्रेस ने जीते हैं उसका 1/10 भी सीट जीत पाए। मतलब क्या हुआ सर, कि कांग्रेस पार्टी मैसिव विक्ट्री के साथ आगे बढ़ती जा रही है, मास्टर ब्लास्टर की तरह आगे बढ़ती जा रही है। 3/4 सीट उसने जीत रखा है और कोई आस पास भी नहीं है, नेक्स्ट ऑपोजिशन पार्टी कोई ऐसी भी नहीं है जिसने कांग्रेस का 1/10 सीट भी जीता हो, राइट। और स्टेट असेंबली इलेक्शन की बात करें तो उसमें भी इसकी बहुत ज्यादा जगहों पे विक्ट्री हुई। केवल इसमें देखो कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें केरला सबसे प्रमुख है। 1957 के मतलब सेकेंड जनरल इलेक्शन में आप देखोगे कि केरला में कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाता है, एंड वहां पर सीपीआई ने गवर्नमेंट फॉर्म किया। एंड पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी, कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी पूरी दुनिया में सबसे पहली बार इलेक्शन लड़के सरकार बनाने जा रही थी, और सरकार बना भी लिया, राइट। हालांकि इन सब बातों में आप देखोगे कि 3/4 सीट सरकार कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, बहुत ज्यादा मैसिव विक्ट्री मिलता है कांग्रेस पार्टी को फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, सेकंड में, थर्ड में। इसमें एफपीटीपी सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। सर ये एफपीटीपी सिस्टम क्या है और पीआर सिस्टम क्या होता है? सर आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा ये सारी चीजें। देखिए, एफपीटीपी सिस्टम मतलब होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एरिया है जहां पर 100 वोटर्स है, 100 वोटर्स है और 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ए बी सी डी, राइट। ए को 40 सीट्स मिलते हैं, राइट। बी को फॉर एग्जाम्पल के लिए 30 सीट्स मिलते हैं, सी को 20 सीट एंड डी को 10 सीट्स मिले हुए। अब सोचो कि कौन जीतेगा यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पर कौन जीतेगा? कॉन्ग्रेचुलेसन, ए भाई साहब जीत के चले जाएंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि इन सब में कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा सीट किनको मिला है? एक, इसलिए ए इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप सही तरीके से देखोगे तो 40 लोगों ने ही केवल कहा है, 40% लोगों ने कहा है कि आप जीतो, या 40% लोगों ने ही चाहा है कि ए जीते, जबकि 60% लोग ए के अगेंस्ट है। मतलब क्या हो सर, कि केवल 40% जो जनता थी उन्होंने ए के सपोर्ट में वोट दिया है, एंड 60% जनता नहीं चाहती थी कि ए जीते, इसलिए उन्होंने दूसरे को वोट दिया। लेकिन क्योंकि ये एफपीटीपी सिस्टम है, इसमें क्या होता है, इसमें ए जीत के चला जाएगा, राइट। ये सिस्टम कहलाता है एफपीटीपी सिस्टम। दूसरी तरफ पीआर सिस्टम होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, वोट के परसेंटेज के हिसाब से होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया और इसमें देखो आप कि 55 सपोर्ट मिला है, यहाँ पे ए कैंडिडेट है, राइट, या ये पार्टी समझ लो, ए पार्टी है,
बी पार्टी है, सी पार्टी है, और इस प्रकार से अलग अलग पार्टीज है। तो ए को ना 55% वोट्स मिले, बी पार्टी को 20% वोट मिले, सी को 20% वोट मिले। तो फिर जब जो असेंबली बनेगा, राइट, जब कैंडिडेट चुन के जाएंगे, तो ए पार्टी से 55% लोग जाएंगे, बी पार्टी से 20% लोग चुन के जाएंगे, एंड सी पार्टी से 20% लोग चुन के जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लोग कैंडिडेट को नहीं बल्कि पार्टी को वोट करते हैं, एंड जितना परसेंट जिसको वोट मिला है, जिस पार्टी को वोट मिला है, उतने परसेंट उसके रिप्रेजेंटेटिव आगे जाएंगे असेंबली में, राइट। तो ये चीजें होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इजराइल और नीदरलैंड में इसको परफॉर्म किया जाता है, वहां पे प्रैक्टिस किया जाता है, जबकि एफपीटीपी सिस्टम इंडिया एंड यूके में परफॉर्म किया जाता है। हालांकि पीआर सिस्टम भी इंडिया में होता है, लेकिन कुछ चुनिंदा इलेक्शन में, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल के राष्ट्रपति के इलेक्शन में, या फिर जो राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं उनके इलेक्शन में, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करी जाती है। जो कम्युनिस्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं उसके बारे में सुनो। एंड कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी को इसका भी फायदा मिला, काफी फायदा ये मिला कि कांग्रेस पार्टी को भी करीब करीब 40% वोट ही मिला करते। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि करीब करीब 45% के आसपास ही कांग्रेस पार्टी को वोट मिला। इसका मतलब ये हो गया कि 55% लोग नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी सरकार में आए, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती थी, बिकॉज कि कांग्रेस पार्टी को दूसरे से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं। क्योंकि जो ये 55% वोट्स हैं जो कि नहीं चाहते हैं, 55% वोटर हैं जो कि नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी सरकार में आई, वो अलग अलग पार्टीज में डिवाइडेड है, और इस कारण से इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल जाता है। एंड 45% सीट्स के साथ ही कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेती है, कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। तो ये एफपीटीपी सिस्टम होने का फायदा कांग्रेस पार्टी को भी काफी मिला था। हालांकि इस बात से आप नकार नहीं सकते हो कि कांग्रेस पार्टी की रीच काफी ज्यादा थी, काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, काफी ज्यादा पावर थे, रीच इनकी ज्यादा थी, एंड स्ट्रक्चर काफी मजबूत था इस कारण से भी। लेकिन इसमें एफपीटीपी सिस्टम ने भी काफी ज्यादा हेल्प किया था, बिकॉज जितने लोग चाहते थे कि कांग्रेस सरकार में ना आए, वो वोट्स बटे हुए थे। कम्युनिस्ट पार्टी की विक्ट्री की अगर बात करें केरला में, तो 1957 का जब सेकेंड जनरल इलेक्शन होता है, तो कांग्रेस पार्टी केरला में चुनाव हार जाती है, राइट। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई है किसी स्टेट इलेक्शन में, राइट। एंड वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी जीत के आती। बेसिकली केरला में ना 126 सीट्स है, वहां की विधानसभा में 126 सीट्स है, और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी को 60 सीट्स मिले थे, राइट। फिर आप पूछोगे सर सरकार बनाने के लिए तो 126 का 50% प्लस वन होना चाहिए था, मतलब क्या 64 सीट्स होने चाहिए थे एटलीस्ट बनाने के लिए। तो सर कम्युनिस्ट पार्टी ने 2-3 और पार्टी के साथ मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी की विक्ट्री की बात कर लेते हैं केरला में। बेसिकली हुआ कि 1957 का जब सेकेंड जनरल इलेक्शन हुआ, देन उसमें कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, बिकॉज उस समय ये बहुत बड़ी बात थी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जा रही है, एंड वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती। बेसिकली केरला में 126 सीट्स है वहां की विधानसभा में, एंड उसमें से 60 सीट्स कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती। फिर आप बोलोगे सर कि सरकार बनाने के लिए तो 50% प्लस वन चाहिए, इट मीन 64 सीट चाहिए होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे सीपीआई को तो केवल 60 सीट्स आए। नहीं, देखिए सीपीआई ने कुछ दूसरी पार्टी के साथ साठगांठ करके कोलिशन गवर्नमेंट बना लिया वहां पे, एंड पहली बार हो रहा था पूरी दुनिया में कि कम्युनिस्ट पार्टी सरकार में आ रही थी थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन, बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन वगैरह पे ज्यादा विश्वास नहीं करती, राइट। जैसे आपने रशिया के बारे में पढ़ा होगा, चाइना के बारे में पढ़ा होगा, ये सारी चीजें। तो पहली बार हो रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू सरकार में आ रही थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी देखिए चुनाव हार गई यहाँ पे, और कांग्रेस पार्टी ने विरोध करना शुरू कर दिया, राइट। बहुत सारे अलग अलग मसलों का उदाहरण लेके या चीजों को उस बात के लिए आवाज उठाने शुरू कर दिए, राइट, कि चुनाव हार गए तो कुछ तो चीजें करेंगे ना। इस चीज में क्या हुआ कि क्योंकि सेंटर में उन्हीं की पावर है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का गलत फायदा उठाते हुए आर्टिकल 356 इम्पोज कर दिया केरला में। इट मीन्स आर्टिकल 356 के अंदर में प्रेसिडेंट रूल आता है। अभी प्रेसिडेंट रूल क्या होता है सर? देखिए, ये 2-3 चीजें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट आपने हालांकि ये सब चीजें क्लास 11 में पढ़ रखा होगा,
उसमें ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे केरला का एग्जाम्पल बताओ, अगर सेंटर को लगता है, राइट, या फिर केरला के गवर्नर को लगता है कि ये केरला की सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, या फिर सेंटर के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, देन वहां पर केरला गवर्नमेंट को हटाकर वहां पर सेंटर का रूल, बेसिकली प्रेसिडेंट का रूल एस्टैब्लिश करा जा सकता है। इट मीन्स केरला सरकार को हटाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 356। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये पावर दिया गया है। तो हालांकि इस पावर का मिसयूज ही किया गया, क्योंकि आप सरासर कहते हो कि कांग्रेस पार्टी वहां पर हार गई थी, तो उसने सोचा कि अब इस पार्टी को यहाँ से हटा देते हैं, इस सरकार को यहाँ पे हटा देते हैं। तो यही चीज हुआ 1957 में, कम्युनिस्ट पार्टी चुन के आती है, वहां पे चीफ मिनिस्टर बनते हैं EMS नामुद्रीपाद, एंड 1959 में ही उनको हटा के वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। एंड देन दोबारा जब इलेक्शन होता है तो कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कोलिशन करके गवर्नमेंट बनाती है, राइट। तो हालांकि ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर डोमिनेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हेजेमनी देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट वाली अगर कोई सरकार या कांग्रेस पार्टी के एंटी कोई सरकार बना रही है किसी राज्य में, देन उसको हटा दिया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का आई मीन गलत फायदा उठा के या उसका गलत इस्तेमाल करके। सो ये नेक्स्ट मैप है जिसमें कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस के बारे में बताया जा रहा है। 1952 से 1967 तक किस प्रकार से देश में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस रहा, उसको इस मैप में दिखाया गया, राइट। सो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी में दिक्कत आ रही होगी, तो सॉरी फॉर दैट, प्लीज आप अपनी बुक में इसको रेफर कर लीजिएगा। यहाँ पर डेटा जो दिया गया वो ये दिया गया कि 1952 का जब इलेक्शन होता है उसमें 489 सीट्स थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 364 सीट आया था, और उसके बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। बेसिकली ये सब स्वतंत्र जो कैंडिडेट होते हैं ना, जो किसी पार्टी के नहीं होते, वो उनका सीट्स है 37। एंड देन हम लोगों ने देख रखा है जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी दैट इज CPI, 16 सीट्स मिले थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। दूसरा जो 1957 का इलेक्शन होता है उसमें 494 सीट्स थे, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को 371 सीट्स मिल जाते हैं। एंड कुछ इस प्रकार से चीजें हैं। फिर आप देखोगे कि 1962 का जब इलेक्शन होता है उसमें भी कांग्रेस पार्टी को 361 सीट्स मिल जाते हैं आउट ऑफ 494 सीट्स। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि पूरे और पूरे भारत देश में जब इलेक्शन हो रहा है तो उसमें कांग्रेस पार्टी का ही डोमिनेंस है, राइट। तो और स्टेट इलेक्शन जब हो रहा है तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी का ही डोमिनेंस है। और जहां पर कहीं पर भी दूसरी सरकार बनी थी, केरला में जैसी नामुद्रीपाद की सरकार बनी थी, तो वहां पर उनको हटा के प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। तो यहाँ पे कुछ ही एरिया ऐसे हैं, हालांकि जैसे आप देखोगे गोवा तो उस समय हमारे देश का पार्ट ही नहीं था, राइट। फिर इधर नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज हैं, तो इन सब एरिया को आप छोड़ दो, क्योंकि वो सब इलेक्शन वहां पे कंडक्ट ही नहीं करवाए जा रहे हैं, या चीजें कुछ इस प्रकार से हैं वहां पर अलग स्थितियां। लेकिन अदरवाइज आप देखोगे पूरे इंडिया में किसका डोमिनेंस है, केवल केवल कांग्रेस पार्टी का। एंड दिस मैप क्लियरली शोज द कांग्रेस डोमिनेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। आगे के लेसन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले टॉपिक को, एंड देखेंगे किस प्रकार से इंडियन कांग्रेस का सिलसिला चलता है आगे, और किस प्रकार से उसकी आइडियोलॉजी थी, एंड दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उस समय उनकी क्या स्थिति थी, या उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, और किस प्रकार से उनका मर्जर हुआ करता था, या क्या क्या वो सोच के किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में या कांग्रेस पार्टी के साथ आगे चल रही थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड आप लोग हमें टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए और इस सेशन का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जरूर इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्वेश्चन भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। जितनी सारी चीज़ें हमारी तरफ से हो सकती है वो आपके लिए अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।